तो चलिए मैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 13 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 13 में बोला सिद्ध करो कि किसी वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक बनाती हैं, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। इस कोण और इस कोण को मुझे संपूरक सिद्ध करना है, यानी कि 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मुझे इस चतुर्भुज का कुछ नाम दे देना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है ABCD, और यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है 4 पॉइंट, इन पॉइंटों का भी मुझे कुछ नाम दे देना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है P, और ये है Q, ये R, और ये है S पॉइंट। और उसके बाद मुझे यहाँ से एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, तो मुझे इस वृत्त के केंद्र को इन चारों पॉइंट से ज्वाइन कर देना होगा। तो मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ चारों पॉइंट से इस वृत्त के केंद्र को। मैंने एक को ज्वाइन कर दिया, दूसरे को भी मैंने ज्वाइन कर दिया इसी प्रकार, ये मैंने तीसरे को भी कर दिया, और ये मैंने चौथे को भी कर दिया। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर रचना में किया है उसे मुझे यहाँ पर लिख लेना होगा। रचना मैंने क्या किया, तो मैंने O केंद्र को PQRS पॉइंट से मिलाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा O केंद्र को PQRS से मिलाया। और रचना लिख लेने के बाद मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। क्या काम करूँगा, तो यहाँ पर जितने भी एंगल बने हैं इन सभी एंगलों का मैं कुछ नाम दे दूँगा। तो मान लीजिए ये कोण एंगल 1 है, और ये कोण एंगल 2 है, और ये एंगल 3, और ये एंगल 4, और ये एंगल 5, 6, 7 और 8। तो इन सभी एंगलों का नाम दे देने के बाद अब मैं लिख लूँगा कि मुझे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है। तो मुझे क्या सिद्ध करना था, तो मुझे सिद्ध करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर संपूरक कोण बनाते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि एंगल AOB, इसको O मान लीजिए, इस केंद्र को O। तो ये हो गया एंगल AOB, ये वाला एंगल प्लस एंगल DOC, यानी कि ये वाला एंगल का योग मुझे सिद्ध करना है 180 डिग्री के बराबर, यानी कि संपूरक। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांशम सिद्ध करूँगा। ये वाला त्रिभुज AOS और ये वाला त्रिभुज POA। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा त्रिभुज AOS और त्रिभुज POA में। तो सबसे पहले इस त्रिभुज AOS का OS भुजा इस दूसरे त्रिभुज AOP के OP भुजा के साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि OS और OP एक ही वृत्त के त्रिज्या हैं, इसलिए इन दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा OS बराबर हो जाएगा OP के। कांड क्या लिखूँगा, तो कांड में लिखूँगा वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्याएं। और फिर इस त्रिभुज का AS भुजा बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के AP भुजा के, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा AS बराबर AP। कांड क्या लिखूँगा, तो कांड लिखूँगा यह स्पर्श रेखाएं। और तीसरे में OA भुजा इन दोनों त्रिभुजों में है। तो OA भुजा जिस लंबाई का इस त्रिभुज में होगा उसी लंबाई का इस त्रिभुज में भी होगा। तो इसलिए OA बराबर हो जाएगा OA, क्योंकि ये दोनों भुजा कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन को मैं क्या बोलता हूँ, कांड में क्या लिख दूंगा, उभयनिष्ठ।
क्योंकि उभयनिष्ठ को ही कॉमन बोला जाता है। तो जब इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ बराबर हो गया तो एस 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 से ये त्रिभुज सर्वांसम हो जाएगा इस त्रिभुज के। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा त्रिभुज ए ओ एस सर्वांसम त्रिभुज पी ओ ए। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम सिद्ध हो गए तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ एस का एंगल 8 बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी ओ ए के एंगल 1 के। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंगल 8 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के। कांड क्या लिखूँगा? तो कांड लिखूँगा मैं सिम्प्लिसिटी से, क्योंकि सिम्प्लिसिटी बताता है कि यदि कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम होगा तो उनके संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांसम कर लेने के बाद अब मैं इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांसम कर लूँगा। तो अब मुझे इसे सर्वांसम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूँगा इसी प्रकार से ये त्रिभुज बी ओ पी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ क्यू के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो गए तो इसके संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 के। क्या कांड क्या लिखूंगा? तो सिम्प्लिसिटी। और इसी प्रकार से मैं इन दोनों त्रिभुजों को भी आपस में सर्वांसम सिद्ध कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिभुज क्यू ओ सी सर्वांसम हो गया त्रिभुज सी ओ आर के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो गए तो सिम्प्लिसिटी से एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल 4 बराबर एंगल 5। कांड क्या लिखूंगा? तो सिम्प्लिसिटी से। और इसी प्रकार मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आपस में सर्वांसम कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिभुज डी ओ आर सर्वांसम हो गया त्रिभुज डी ओ एस के। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो गए तो सिम्प्लिसिटी से एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल 6 बराबर एंगल 7। क्या कांड लिखूंगा? तो सिम्प्लिसिटी से। तो जब मैंने इन सभी त्रिभुजों को सर्वांसम कर लिया तो अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। क्या काम करूँगा? तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट पर कितने डिग्री का टोटली कोण बनता है? तो 360 डिग्री का बनता है। तो इसलिए इस बिंदु पर ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा? तो 360 डिग्री का होगा। तो एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक का योग में कितनी डिग्री लिख सकता हूँ? तो 360 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितने डिग्री? तो 360 डिग्री। और फिर यहाँ पर मैं एक काम करूँगा। क्या काम करूँगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एंगल 1 और एंगल 2 को नहीं छेड़ूंगा और साथ ही एंगल 6 और एंगल 5 को नहीं छेड़ूंगा। तो यहाँ पर एंगल 1 था तो मैं डायरेक्ट ही एंगल 1 लिख दूंगा, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस, एंगल 2 था तो एंगल 2 लिखूंगा, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखूंगा, और यहाँ पर एंगल 3 तो मैं एंगल 3 को छेड़ूंगा। तो एंगल 3 किसके बराबर था? तो एंगल 2 के बराबर था। तो मैं एंगल 3 की जगह पर एंगल 2 को लिख सकता हूँ, और प्लस था तो प्लस दूंगा। और यहाँ पर एंगल 4 तो एंगल 4 को भी छेड़ना है। तो एंगल 4 किसके बराबर था? तो एंगल 5 के बराबर था। तो मैं एंगल 4 की जगह पर एंगल 5 को लिख सकता हूँ, और प्लस था तो प्लस दे दूंगा। और यहाँ पर एंगल 5 तो मुझे इसे नहीं छेड़ना है, और प्लस एंगल 6 को भी नहीं छेड़ना है, और प्लस एंगल 7 को छेड़ना है। तो एंगल 7 हमारा किसके बराबर था? तो एंगल 7 हमारा एंगल 6 के बराबर था। तो यहाँ पर हो गया एंगल 6, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस दूंगा, और यहाँ पर है एंगल 8 तो एंगल 8 को भी मुझे छेड़ना है। तो एंगल 8 बराबर था एंगल 1 के। तो ये हो गया 1, और इक्वल टू 360 था, तो ये हो गया 360 डिग्री। और अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। क्या काम करूँगा? तो मैं एंगल 1 और एंगल 1 को एक जगह पर ऐड करूँगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और यहाँ पर ये दोनों जैसे था वैसे ही मैं लिख दूँगा, और यहाँ पर ये दोनों जैसे था वैसे ही मैं लिख दूँगा, और ये दोनों जैसे था वैसे ही मैं
लिख दूंगा और बराबर था 360। और यहाँ पर है एंगल 1 और एंगल 1, तो 2 पीस यहाँ पर एंगल 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पीस एंगल 1, और यहाँ पर 2 पीस एंगल 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पीस एंगल 2, और यहाँ पर है 2 पीस एंगल 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पीस एंगल 5, और यहाँ पर है 2 पीस एंगल 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पीस एंगल 6 और बराबर हो जाएगा 360। और इन सभी में 2 कॉमन है तो 2 चल गया बाहर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 अंदर बच गया, और ये इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। 2 से 360 कट जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे था वैसे ही मैं लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 क्या है, तो 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल है, यानी कि एंगल ए ओ बी है। तो मैं यहाँ पर 1 प्लस 2 की जगह पर एंगल ए ओ बी को लिख सकता हूँ, और बीच में प्लस था तो मैंने प्लस दे दिया। और यहाँ पर है एंगल 5 प्लस 6, तो एंगल 5 प्लस 6 क्या है, तो एंगल 5 प्लस 6 है ये पूरा एंगल, यानी कि ये एंगल डी ओ सी है। तो मैं इसकी जगह पर एंगल डी ओ सी लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू था तो मैंने इज इक्वल टू दे दिया, और यहाँ पर 180 डिग्री, और यही मुझे सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो।